मेरी बहन के जीवन में उसका चंद्रमा उदय हुआ तो क्या, और ना हुआ तो क्या, उसका जीवन तो सदैव अंधकार में ही डूबा रहेगा ना गंगा पुत्र, अंधकार में ही डूबा रहेगा। मैं जब भी राजभवन जाता हूं और अपनी कमल नयनी बहन गांधारी को देखता हूं तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगता है। उल्लूक, खरोंचने लगता है। इसीलिए कुरुवंश के सर्वनाश का प्रण लिया था शकुनी ने अपनी प्रिय बहन गांधारी के लिए। उस रोल को जिसने अदा किया, आज आपसे उसी को रूबरू कराऊंगा। मेरी प्रिय बहन गांधारी यानी रेणुका इस रानी। देखिए, बात ऐसी है कि गूफी भाई, हमारे सबसे प्यारे भाई गूफी जी, मेरे तो वैसे ही शकुनी भाई थे, तो उन्होंने बोला कि बहना मुझे तुम्हारे साथ तो बातचीत करनी है। मैंने कहा क्यों नहीं, हम वैसे भी बात करते हैं, लेकिन अब हम अपने प्यारे साथियों के लिए बात करेंगे। तो उन्होंने जो मुझसे पूछी है ये बात, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले जब मेरी इच्छा हुई कि मैं भी महाभारत में काम करूँ, डॉक्टर B.R. चोपड़ा साहब के जो सीरियल है, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले मैं उनके ऑफिस गई। जब मैं उनके ऑफिस में जैसे मेरी एंट्री हुई तो भागते भागते मेरे पास आए, उनको पता चला तो उन्होंने बोला कि अरे तू है कहाँ, तुझे हम कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि क्योंकि मैं उनको जानती ही नहीं थी, बाय फेस भी नहीं जानती थी और बाय नेम भी नहीं जानती थी। मेरे लिए, क्योंकि मैं नई नई बॉम्बे आई थी, मेरे लिए हर कोई बहुत नया था। तो फिर उन्होंने मुझसे बात की, चोपड़ा साहब से मिलवाया। तो वो मेरी है ना गूफी साहब से पहली मुलाकात थी। फिर इसके बाद तो ऑडिशन हुआ। अब ऑडिशन में क्या हुआ था कि वो ऑडिशन मेरा चुनाव कैसे हुआ वो मुझे नहीं पता। तुम्हारे ऑडिशन की जरूरत नहीं थी। हम पुराने लोग जो कास्टिंग वाले थे ना, हम लोग उन लोगों का ऑडिशन वगैरह नहीं लेते थे जिनको हम जानते थे। और तुमको हमने देखा हुआ था पर्दे पे, हम लोग में उषा रानी, कितना सुंदर काम किया था तुमने। मेरे जितने भी सह कलाकार थे, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि ना वो सब मेरे लिए टीचर्स हैं, क्योंकि मैंने ना उन सबसे कुछ ना कुछ सीखा। किसी से डायलॉग डिलीवरी सीखी, किसी से स्टाइल सीखा, किसी से किस तरीके से कैरेक्टर की कंटिन्यूटी रखते हैं वो सीखा। तो मतलब मैं उन सबको अपनी तरफ से बहुत थैंक्स करती हूँ कि कहीं ना कहीं एज एन एक्ट्रेस मुझे पॉलिश करने में उन सब का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, ये वाकई सही है कि महाभारत वॉज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर ऑल ऑफ अस आर्टिस्ट। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने चोपड़ा साहब के साथ काम किया, साथ ही में उनके बेटे रवि जी के साथ काम किया। क्योंकि क्या था कि चोपड़ा साहब ने ना कुछ एपिसोड शूट किए थे एज अ डायरेक्टर, तो मुझे वो मौका मिल गया कि मैं 7th एपिसोड से मेरी एंट्री थी और मैंने उनके साथ भी काम किया। और मैं आपको एक इंसिडेंट है वो भी बताऊंगी। और मैंने बड़ी डर के सहम को उनके साथ एक सीन किया था, क्योंकि मैं डर रही थी कि मैं अपना कुछ मैं कंट्रीब्यूशन देना चाह रही थी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनको बोलूं कि मैं है ना ये शॉट लेट के नहीं देना चाहती हूँ। ये मैं जो पलंग है उसका जो पलंग का जो कगार होती है, जो फ्रेम होता है, हाँ, मैं उसके सहारे बैठ के मैं ये शॉट देना चाह रही हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने बड़ी हिचकती हुई बात बोल दी थी, लेकिन चोपड़ा साहब ने विदिन 3-4 सेकेंड्स, धर्म जी जो हमारे फोटोग्राफी कर रहे थे, उनके छोटे भाई, तो उन्होंने बोला धर्म प्लीज चेंज द शॉट। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 मिनट के अंदर वो शॉट चेंज हो गया था। और मैं हैरान हो गई कि इतने बड़े डायरेक्टर के सामने एक तो मैं झिझक के बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने कैसे इस चीज़ को, उन्होंने एक आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए उस शॉट को चेंज किया था। तो ये बड़ों की एक बहुत खासियत होती है, खूबी होती है कि वो एक एक्टर को किस तरीके से एनकरेज करें। जो कि हमारे डायरेक्टर्स मिस्टर B.R. चोपड़ा और रवि चोपड़ा साहब
ये एक्टर्स को ये बताते थे कि हमारी सिचुएशन ये है, अब तुम क्या करोगे। अब वो उनमें से सिलेक्ट करते थे जो उनको सबसे अच्छा अकॉर्डिंग टू सीन लगता था, उस पे वो टिक कर देते और यही फॉर्मूला आप रखते थे। तो एक्टर्स को आज़ादी थी कि वो एकदम पत्थर की लकीर की तरह न चले, बल्कि अपने विचार भी अंदर रख के और अच्छी तरह इम्प्रोवाइज करते हुए चले। ये जो महाभारत के दिन थे, इनको मैं अपने लिए गोल्डन पीरियड बोलूँगी, क्योंकि इसमें यादें बहुत अच्छी थी, काम बहुत अच्छा किया, दर्शक बड़े दिल से सब अच्छी तरह से देखते थे, ऐसे बार बार चैनल्स चेंज नहीं होते थे और वो जो दौर था, वो उस टाइम जो एक्टिंग का जो था, वो तो एक्सपोज करने का, उसको एक्सप्लोर करने का, वो सब मुझे मौका मिला। और वही वक्त था जबकि मैं अपनी हॉबीज़ को भी बहुत, जिसको कहना, दिल से पूरा करने की कोशिश करती थी। हम में से बहुत से लोगों ने उस वक्त ख्याति प्राप्त की, जो कुछ भी नहीं थे वो उनका नाम हो गया, कुछ बन गए और उन्होंने अपनी कला के माध्यम से सबको ये प्रूव कर दिया कि वो अब आ गए हैं फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक धमाका मचाने। और तुम भी आई थी, तुम्हारे अंदर भी कोई ख्वाहिश होगी। मुझे याद है जहां तक कि तुमको पोएम्स लिखने का बड़ा शौक था, पोइट्री। क्या हमें आप अपनी कोई अच्छी सी कविता सुना सकती हैं, ताकि हम भी तो सुने आपके विचार क्या हैं। इस कविता का जो शीर्षक है वो दो पल। ठीक है, तो ये कविता है, आज मुझे बैलगाड़ी में बैठने की चाह है, क्योंकि कल मैं हवाई जहाज में बैठी थी। आज मुझे बैलगाड़ी में बैठने की चाह है, क्योंकि कल मैं हवाई जहाज में बैठी थी। रफ्तार थी पर आवाज वो, चारों तरफ रिक्तता थी। हाँ, उससे पहले रेलगाड़ी में भी सफर किया। हाँ, उससे पहले रेलगाड़ी में भी सफर किया। सब कुछ अच्छा था, लेकिन चीजें आगोश में आने से पहले ही फिसल जाती थी। आज मुझे सिर्फ 2 पल के लिए बैलगाड़ी में बैठ जाने दो ना। मैं कंकरी का संगीत सुनना चाहती हूँ। गीली माटी से अगर मेरे पांव सन भी जाएंगे, तो भी मुझे पता है कि हरी घास से वो पुछ भी जाएंगे। गीली माटी से अगर मेरे पांव सन भी जाएंगे, तो भी मुझे पता है कि हरी घास से वो पुछ भी जाएंगे। मुझे अपने दुपट्टे का पहिए की कील से अटक जाने का कोई गम नहीं। हर कोई सोचता है कि मैं इस रफ्तार में आगे निकल चुकी हूं, पर मुझे पता है कि मैं खुद को खुद से पीछे छोड़ चुकी हूं। वाह 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 वाह, बड़ा मजा आया, बहुत बहुत ही सुंदर। ऑफ कोर्स बड़ा हृदय स्पर्शी आपने लिखा है और वाकई में अंदर की फीलिंग आपने पूरी तरह प्रकट कर दी है। रवि जी कई बार शॉट लेते थे तो मैं सेटिस्फाई नहीं होती थी, तो मैं रवि जी से बोलती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि रवि जी प्लीज़ एक शॉट और ले लीजिए। बोलते थे नहीं तुम समझती नहीं हो, ये जो है फर्स्ट टेक है ना, ये ठीक है तुम्हारा। मैं बोलती नहीं नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं, प्लीज़ ले लीजिए ना, मेरे कारण ले लीजिए। बोलते अच्छा देख, तू बोल रही है ना तो मैं ले रहा हूँ, पर तू देख लेना तेरा फर्स्ट टेक ही ओके होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे करके है ना, कई बार 2-3 बार ऐसा ये बात हुई। तो हमेशा मैंने देखा कि फर्स्ट टेक वॉज बेटर, क्योंकि वो मुझे मॉनिटर में दिखाते थे कि देख अब तू खुद ही देख ले। तो इसके बाद है ना, मैंने उनको रिक्वेस्ट करना ही छोड़ दिया कि आप मेरा सेकंड टेक लीजिए, क्योंकि मेरे को इतना लगता था कि नहीं, जो ये बोल रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, उसी से मुझे सेटिस्फाई होना चाहिए एज एन एक्ट्रेस। तो इस तरीके से हमारी है ना एक डायरेक्टर एक्ट्रेस का एक रिलेशनशिप था। चुपचाप बैठ जाओ। अभी अपनी बहन रेणुका इसरानी के प्लेन को मैंने ऑटो पायलट मोड पे रख दिया है। मैं ना अपने सभी साथियों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आपकी बहना के रूप में तो महाभारत में काम किया, हम दोनों को एक्टर्स थे, है ना, लेकिन हमने एज एन एक्टर मैं
और एज अ डायरेक्टर आप, हम दोनों ने सौदा में भी काम किया है, वीआर फिल्म्स का जो सीरियल था सौदा, जिसमें दीप्ति नवल और अपना ऋषभ शुक्ला जी जिन्होंने शांतनु का रोल किया था, और मैं, हम तीनों एज अ लीड, और आपने डायरेक्ट किया था। डॉक्टर, ये रहा एक्सरे जो आपने मंगवाया है। अच्छा, जनरल वार्ड के 8 नंबर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है, और ये 12 नंबर पेशेंट जो है, इसे आपके कहे अनुसार दवाई दी जा रही है, लेकिन उसमें कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। आई एम सॉरी जी? जानती हो शंकर, सॉरी छोटा सा लफ्ज है, लेकिन उसे कहने में कितनी तकलीफ होती है। मैं उस रात के लिए शर्मिंदा हूँ। I really misbehaved. नहीं डॉक्टर, उस रात ऐसी तो कोई बात नहीं थी, और शायद गलती मेरी ही थी। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने तो उस वक्त के सिर्फ अंधेरे को देखा था, लेकिन वीर सिंह की आंखों की रोशनी नहीं देखी थी। महाभारत का जो सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन होता था सभी एक्टर्स के लिए, वो था डायलॉग, कमाल के डायलॉग। आज मेरे को समझ में नहीं आता है कि राही साहब ने ये डायलॉग्स, मतलब मेरे को लगता है कि कहाँ उस वक्त ऊपर वाले ने बरसात की, कैसे वो डायलॉग्स राही साहब ने लिखे और कैसे हमने बोले। जिस वंश में आज तक किसी का हाथ किसी दासी के वस्त्र तक न पहुंचा हो, उसे कुरु राजवंश में भरत के उत्तराधिकारी का हाथ आपके पुत्रवधु के वस्त्र तक पहुंच गया, और आपने कुछ न कहा। आपको सती के शाप का डर भी नहीं लगा रे पुत्र। यदि द्रौपदी कह दे तो भूमि आपको अनाज देने से, चांद आपको चांदनी देने से, नदी आपको पानी देने से, और सूरज आपको धूप देने से इनकार कर दे। आपकी सेना भी इस सती के शाप को रोक नहीं सकती आर्य पुत्र, रोक नहीं सकती। अगर वो डायलॉग्स वैसे ना होते तो मुझे लगता है ये महाभारत वैसी ना होती। सच, इतने मूल्यवान, जिसको कहा जाए मूल्यवान डायलॉग्स थे, इतने दिल को छूने वाले डायलॉग्स थे, और इतनी उन डायलॉग्स के पीछे फिलॉसफी छुपी रहती थी। मतलब वो है ना, जैसे ना डायलॉग्स के साथ कोई ना कोई चीज़ जोड़ देते थे, कि है ना, जैसे ना हमारी आत्मा एकदम से है ना, लगता था कि है ना इसको हम अब अपने आत्मा से बोले, हमारे आंखों से असली आंसू बहते थे जब हम बोलते थे वो डायलॉग्स। तो बड़ी टीस उठती है जब है ना राही साहब हमारे साथ नहीं है, चोपड़ा साहब हमारे साथ नहीं है, रवि जी हमारे साथ नहीं है, पंडित नरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ नहीं है, हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो हमारे साथ नहीं है, हमारे जो महेंद्र कपूर जी और भी कई गायक थे वो अब हमारे साथ नहीं है। तो है ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश वो दिन फिर से आ जाए। सच, काश वो दिन फिर से आ जाए। एक बहुत ही बड़ा प्रश्न था हमारे महाभारत में, और वो था शादी। बहुत से कलाकार ऐसे हमारी महाभारत में थे जिनकी शादी आज तक नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, सबसे प्रथम तो भीष्म प्रतिज्ञा रखने वाले मिस्टर मुकेश खन्ना, भीष्म जी, उन्होंने भी शादी नहीं की। फिर मेरी बहन गांधारी यानी रेणुका इसरानी, और उसके बाद आता है नंबर चन्ना रूपरेल जिसने रुक्मिणी का रोल किया था। अब फिर है सागर सोलंकी जिन्होंने बलराम का रोल किया था। ये सारे के सारे छड़े हैं। पर मैं कई दफा पूछता था, रेणुका शादी क्यों नहीं करती भाई, आप शादी कर लो। तो हंस के टाल देती थी कि तुम भी कैसे भाई हो भैया, गुफी भाई, जब तक आप मेरे लिए अच्छा दूल्हा नहीं ढूंढेंगे मैं कैसे शादी करूंगी। तो हम अभी तक ढूंढ ही रहे हैं। अगर
आपके ध्यान में कोई अच्छा सा दूल्हा हो मेरी बहन के लिए तो कृपया आप मुझसे संपर्क करें। मेरी बहन की शादी तो करवा दीजिए।